हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, ये हमारी टीजीटी, पीजीटी और जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिस्कशन और साथ ही साथ थ्योरी के साथ और इतने बढ़िया चित्र, इतने बढ़िया डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने टंग, टीथ और सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है स्लैबरी ग्लैंड वगैरह, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेरिंग्स, ओसोफेगस और स्टमक। 3 टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है, इसी को फेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स को, ये फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन जंक्शन होता है फूड का और एयर का, यानी कि हवा और भोजन दोनों के जाने का कॉमन जंक्शन होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के माध्यम से ही अगर आप सांस लेते हैं तो ये विंड पाइप में आता है, अगर आप भोजन करते हैं तो ये आपका फूड पाइप में आता है। फेरिंग्स दोनों से अटैच्ड होता है, दोनों ही फेरिंग्स जो है ये दोनों को अटैच्ड करता है एक दूसरे से, विंड पाइप और फूड पाइप को। विंड पाइप क्या होता है? जब हम श्वसन करते हैं, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तब ये फेरिंग्स खुलता है और हवा को हमारे विंड पाइप में भेजता है। वहीं पे जब हम कोई भोजन करते हैं, जब हम कोई खाने को लेते हैं मुख के द्वारा, तो वो अंदर आके, जहाँ पे हम लोगों ने लार ग्रंथियाँ वगैरह पढ़ा है, बक्कल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में आता है और फेरिंग्स उसको यहाँ का वाल्व ओपन करता है और इसको फूड पाइप में भेज देता है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं विंड पाइप क्या है। विंड पाइप एक ऐसा पाथ होता है जिससे हवा जो है हमारे शरीर में इनटेक और आउटटेक होती है, ठीक है। ये फेरिंग्स इससे अटैच्ड होता है। जब कभी हमको खाते समय हिचकी आ जाती है या हमें अटकने का एहसास होता है, क्यों होता है? यही भोजन जो हमारा फेरिंग्स में प्रेजेंट है और वो फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में आ जाता है, हल्का सा यहाँ पे आ जाता है, तो हमें भोजन अटकने का या खांसी या छींक जैसी स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भोजन यहाँ ना जाके यहाँ फंस जाता है, ठीक है। अब देखते हैं फूड पाइप क्या है। फूड पाइप 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है सर्वाइकल पार्ट, दूसरा होता है थोरैक्सिक और तीसरा होता है एब्डोमेन। जो सर्वाइकल पार्ट होता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं, ये आपका फेरिंग्स से अटैच होता है और ये सबसे ऊपरी भाग होता है। फूड ओसोफेगस का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? सर्वाइकल होता है, जिसे हिंदी में ग्रीवा कहा जाता है। ये फेरिंग्स से अटैच होता है। सर्वाइकल के जैसे ही थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पे थोरैसिक पार्ट दिखाई देगा, ये थोरैसिक पार्ट दिखाई देगा, और नीचे जाएंगे तो एब्डोमेन भाग होगा। एब्डोमेन भाग आपका स्टमक से अटैच्ड होता है। आगे के डायग्राम में हम स्टमक को जब पढ़ेंगे तो एब्डोमेन भाग से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एब्डोमेन भाग में ही गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है। गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर क्या है? ये ऐसा वाल है, एक ऐसा कपाट है जो भोजन को अंदर आने में मदद करता है। लेकिन ये वाल्व, जब हम, आपको पता है, जब हम भोजन खाते हैं, भोजन को करते हैं, तो वो भोजन तो अंदर तो आसानी से आ जाता है, लेकिन जब हमें उल्टी जैसा फील होता है या हमें उल्टी होती है, तो हमारा ये वाला पार्ट, ये गले का नेक वाला रीजन जो होता है, ये दर्द होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि ये जो आपका गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो कपाट है, गैस्ट्रोओसोफेजियल कपाट है, इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि ये ऊपर से भोजन आता है तो बड़े आसानी से नीचे आने देता है, लेकिन ये नीचे से भोजन को ऊपर नहीं जाने देता है। नीचे से ऊपर जाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दाब लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, जिससे जो होता है इस हिस्से में दर्द होने लगता है, और उल्टी होते टाइम हमें इस हिस्से में दर्द होता है उल्टी होने के बाद, ठीक है। क्योंकि यही ओसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ये बंद हो जाता है, ठीक। ये हमारे एब्डोमेन रीजन में पाया जाता है, ओसोफेगस के एब्डोमेन रीजन में, उदर वाले भाग में पाया जाता है। अब देखिए, ये ओसोफेगस का कार्य क्या होता है? तो ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, बक्कल कैविटी में लार के माध्यम से प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लेकिन ओसोफेगस और फेरिंग्स में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ये केवल भोजन को आगे बढ़ाने का पाथ होता है, वे होता है, रास्ता होता है, ठीक है। भोजन यहाँ से आगे
बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, यहाँ पे देखिए, ये आपको ऐसे ऐसे जैसे स्नैक चलता है या फिर आपने केचुए को रेंगते हुए देखा होगा, इसको पेरिसिस्टल क्रीमी चाल या क्रीमी चाल कहते हैं, पैरासिस्टलिस या फिर क्रीमी चाल कहते हैं। इसी क्रीमी चाल के माध्यम से भोजन ओसोफेगस के द्वारा आगे जाता है और ये गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंचर खुलता है, जिससे भोजन स्टमक में पहुंच जाता है। अब हम देखेंगे स्टमक में भोजन क्या करता है और कैसे रहता है, कैसे डाइजेशन होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। यहाँ पे आपको स्टमक की अच्छी सी संरचना दिखाई दे रही होगी, जिसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद रिटर्न में क्या लिखा हुआ है वो भी जान लेंगे। अगर आप इस संरचना को, इस डायग्राम को समझ लेंगे तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है वो इसी डायग्राम से रिलेटिव लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए, ये हमारा अमाशय है, ये हमारा स्टमक है। हमारा स्टमक 4 भागों में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में, 1 2 3 4। ठीक, सबसे ऊपर वाले पार्ट को फंडस कहा जाता है। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? फंडस कहा जाता है। एक मिनट, ऊपर वाले पार्ट को फंडस कहा जाता है। सेकंड वाला कार्डियक है, सेकंड वाला कार्डियक। उसके नीचे आएंगे तो बॉडी पार्ट मिलेगा और उसके नीचे आएंगे तो पाइलोरिक पार्ट मिलेगा। फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक, ये 4 भागों में हमारा स्टमक जो है वो डिवाइड होता है। फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। हमारे साथ बोलते चलिए और सुनते चलिए, आपको सब याद हो जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब ओसोफेगस पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था गैस्ट्रो ओसोफेगियल स्पिंचर, जो ओसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट करता था। यहाँ से फूड जो है, अब जब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था स्लैबरी ग्लैंड में, जब मुख में बक्कल कैविटी में भोजन आता है तो भोजन के रूप में आता है। लेकिन भोजन में जब यहाँ पे स्लैबरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है और हार्मोन्स और एंजाइम्स के द्वारा जब भोजन का पाचन हो जाता है तो वो भोजन ना रह के बोलस बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलस बन जाता है। और यही बोलस गैस्ट्रो ओसोफेगियल स्पिंचर के माध्यम से अंदर आता है। बोलस, ठीक, अंदर आता है कहाँ पे? हमारे स्टमक में। जब ये स्टमक में आता है तो सबसे पहले फंडस वाले एरिया में जाता है। किस एरिया में जाता है? फंडस वाले एरिया में। फिर उसके बाद फंडस से कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे। फिर ये कार्डियक में आएगा, कार्डियक से बॉडी में आएगा, बॉडी से पाइलोरिक में आएगा और पाइलोरिक से नीचे बढ़ता हुआ यहाँ पे आप लास्ट में देखिए पाइलोरिक स्पिंचर दिखाई देगा, जहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से अटैच्ड होता है, यहीं से। और ये पाइलोरिक स्पिंचर जो है ये भोजन को छोटी आंत में ले जाने का कार्य करता है, क्योंकि छोटी आंत जस्ट यहीं से अटैच्ड होती है। ठीक है, छोटी आंत। तो छोटी आंत से पेट से भोजन छोटी आंत में किसके माध्यम से जाता है? पाइलोरिक स्पिंचर के माध्यम से जाता है। पाइलोरिक स्पिंचर के माध्यम से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं स्टमक। स्टमक का जो ये बाहरी संरचना होता है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, ये हमारा जो पेट है, हमारा स्टमक है, अमाशय है, ये कई परतों से मिलकर बना हुआ और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये ऊपरी लेयर। ये जो स्टमक की सबसे ऊपरी लेयर है, जो सबसे बाहरी परत है, ये 4 प्रकार के ग्लैंड से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन से? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 प्रकार के ग्लैंड से मिलकर ऊपरी परत जो होती है ये बनी होती है। ठीक है, किससे किससे? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अगर आप चाहें तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, इन 4 लेयर से मिलकर जो ऊपरी परत होती है स्टमक की, इन 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब बोलस जैसे ही नीचे आता है, नीचे आता है, तो इसी मस्कुलरिस जो ऊपरी लेयर है, जिसमें मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा 2 लेयर होती हैं, इसमें आपको तंत्रिका का जाल मिलेगा। इसी में तंत्रिका का जाल मिलता है, जिसे प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। तो वो आर्बिकुलरिस और मैसनर प्लेक्सस पाए जाते हैं। आर्बिकुलरिस प्लेक्सस आपका मस्कुलरिस में पाया जाता है और सब म्यूकोसा में आपको मैसनर प्लेक्सस पाए जाते हैं, जो भोजन को अंदर आने में मदद करते हैं। ठीक है, भोजन को सिकोड़ने में, भोजन की दीवार को सिकोड़ने में मदद करते हैं। ऐसे भोजन की दीवार ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था क्रीमी चाल, ऐसे ये, तो इन्हीं मसल्स के माध्यम से, इन्हीं तंत्रिकाओं के माध्यम से भोजन सिकुड़ता रहता, मसल्स जो है वो सिकुड़ता रहता है और भोजन धीरे धीरे क्या कहता है? अंदर आते रहता है। ठीक है, यहाँ से गैस्ट्रिन हार्मोन्स भी निकलता है। गैस्ट्रिन हार्मोन्स इसी लेयर से निकलता है, जिसकी वजह से भोजन का मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जब भोजन अंदर आया तो स्टमक का जो ऊपरी परत है, जिसमें पाए जाने वाली सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस लेयर है, इसमें आर्बिकुलरिस और
ऑर्विक ऑरिवैक और मैस्नर फ्लेक्सस पाए जाते हैं, जो गैस्ट्रिन ग्लैंड को गैस्ट्रिन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जिसके द्वारा भोजन का मैकेनिकल पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया ऊपरी परत तक। अब देखते हैं अब क्या होगा। मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो गया, भोजन टूटने लगा, लेकिन अभी भोजन टूटा है, अभी पचा नहीं है, अभी केवल टूट रहा है। क्योंकि जब दो मसल्स आपस में टकरा रहे हैं, क्रमानुकुंचन कर रहे हैं, तो भोजन जो है वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जब दबाव पड़ रहा है तो भोजन टूट रहा है, लेकिन अभी टूटा है, अभी पाचन नहीं हुआ। अब हम देखेंगे भोजन का पाचन कैसे होगा। आगे भोजन यहाँ से बढ़ता हुआ फंडस रीजन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? फंडस रीजन में। फंडक के बाद कार्डिक में, कार्डिक के बाद बॉडी में, बॉडी के बाद पैलोरिक में। तो हम देखते हैं जो ये हमारा बॉडी वाला पार्ट होता है, ये भोजन, ये स्टमक का जो तीसरा पार्ट होता है, बॉडी, बॉडी, इसे बॉडी कहते हैं। यहीं पे क्या होता है, यहीं से HCl सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? HCl सिक्रीट होता है। किसके द्वारा? तो इसी बॉडी वाले पार्ट में पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल पाया जाता है। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल पाया जाता है इसी बॉडी वाले पार्ट में, और ये HCl का सिक्रेशन करते हैं। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कार्य करता है? तो ये भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, HCl। और HCl जो होता है ना, इसका pH बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है। 1.5 से लेकर 2.5 तक इसका pH होता है HCl का। ये क्या होता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, और ये इसी बॉडी वाले पार्ट से निकलता है। किसके द्वारा? पैरेंटल या ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा। पैरेंटल या ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा। जब ये सेल जो है, पैरेंटल सेल, HCl सिक्रीट कर रहा है, तो स्टमक के और पार्ट बैठे नहीं हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? ये भी हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहे हैं, ये भी अलग अलग जगह से एंजाइम का सिक्रेशन कर रहे हैं। लेकिन जो ये सिक्रेशन करते हैं, ये इनएक्टिव सिक्रेशन करते हैं। यहाँ से जो आपको ये दिखाई दे रहा है पायरोरिक, यहाँ से जाइमोजन एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जाइमोजन एंजाइम सिक्रेट होती है, लेकिन ये जो होती है ये इनएक्टिव होती है। यही जब यहाँ से HCl इस पायलोरिक वाले पार्ट में आता है, तो यहाँ पे जो इनएक्टिव जाइमोजन एंजाइम है, ये एक्टिव हो जाती है और जाइमेज का फॉर्म कर लेती है। ठीक है, और ये एक्टिव हो जाती है और भोजन के पाचन में मदद करती है। अब HCl और बोलस जब मिलते हैं, ये जो यहाँ से आया हुआ फूड है, HCl और बोलस जब आपस में मिलते हैं, तो यहाँ से क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, केमिकली स्टार्ट हो जाता है। अभी तक टूटा था, अब यहाँ से HCl मिला, तो ये केमिकली डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और इनएक्टिव एंजाइम जो HCl के संपर्क में आते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे आने पे, और ये डाइजेशन को पचाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ इस स्टमक की दीवारों से गैस्ट्रिक ग्लैंड, इस स्टमक की दीवारों पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये स्टमक की दीवारों पे ही पाया जाता है, और ये गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक रस, जिसे जठर रस के नाम से जाना जाता है, उसको सिक्रेट करता है। जठर रस, 4 प्रकार के जठर रस सिक्रेट करता है। ठीक है, कौन कौन से अभी वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जठर रस होता है, ये पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का श्रावण करता है। किसका? पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का श्रावण करता है। ठीक है, जठर रस। अब ये 4 प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं। इस पे 4 प्रकार के सेल कौन कौन से? पेप्टिक और चीफ सेल, जो जाइमोजन का सिक्रेशन करते हैं, पेप्टिक और चीफ सेल। ठीक है, पेप्टिक या फिर उन्हें चीफ सेल कहें, ये जाइमोजन का सिक्रेशन करते हैं। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो यहाँ पे पाया जाता था, ये क्या करता है? HCl का सिक्रेशन करता है। तीसरा होता है आपका जी सेल, ये गैस्ट्रिन का श्रावण करता है। और म्यूकोजल नेक सेल, ये म्यूकोसा का श्रावण करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ठीक है, अभी वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाएगा, एक बार आप पहले डायग्राम को समझ लीजिए। तो ये म्यूकोसा का सिक्रेशन करता है। अब देखिए, ये जो हमारा स्टमक का ये जो हमारा धसा हुआ भाग है, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, हृदय प्रेजेंट होता है, जिसके कारण स्टमक जो होता है वो हल्का सा धसा हुआ, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। ठीक, इतना समझ में आया आपको? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? बोलस जो है वो अंदर आता है, जब स्टमक में आता है तो यहाँ पे गैस्ट्रोओसोफेंजियल स्फिंक्टर पाया जाता है, गैस्ट्रोओसोफेंजियल वाल्व पाया जाता है, जो भोजन को अंदर आने में मदद करता है, लेकिन ये ऊपर नहीं जाने देता है। ठीक है, और यहाँ से भोजन कार्डियक फंडस में आता है, कार्डियक में आता है, बॉडी में HCl निकलता है, यहाँ पे पैराइटल सेल पाया जाता है जो HCl का सिक्रेशन करता है। फिर उसके बाद पायलोरिक में आता है,
यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो 4 प्रकार के सेल से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन से? पेक्टिक और चीफ सेल, दूसरा होता है आपका पैराइटल सेल, तीसरा है आपका जी सेल और चौथा है आपका म्यूकोसा सेल। अब देख लेते हैं इन सेल्स का कार्य क्या है। उसके पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पेप्टिक और चीफ सेल। पेप्टिक चीफ सेल जो होता है ये जैमोजन का सिक्रेशन करता है, इन्हें जैमोजन सेल भी कहते हैं। यहाँ से इनएक्टिव एंजाइम निकलता है। इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव कैसे होता है? जब वो HCl से मिलता है तो एक्टिव हो जाता है। कैसे? अब देखते हैं। यहाँ से जो इनएक्टिव एंजाइम निकला पेप्सिनोजन, इसी जैमोजन सेल से, पेप्टिक सेल से या चीफ सेल से जो इनएक्टिव एंजाइम निकलता है उसे पेप्सिनोजन कहते हैं। पेप्सिनोजन इनएक्टिव रहता है, लेकिन जब इसमें पैराइटल सेल से निकलने वाला HCl आके मिल जाता है तो ये एक्टिव एंजाइम हो जाता है और पेप्सिन बना लेता है। क्या बनाता है? पेप्सिन बनाता है। और ये पेप्सिन क्या होता है? ये एक्टिव एंजाइम होता है। कैसा होता है? एक्टिव एंजाइम होता है। यही पेप्सिन हमारे स्टमक में 50% प्रोटीन का डाइजेशन करता है। देखिए 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम लोगों ने लार में देखा था। अब यहाँ पे स्टमक में देख रहे हैं, लार में हमारे बक्कल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ था। प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले यही होता है, वो भी 50% होता है। किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता है। पेप्सिन कैसे बनता है? इनएक्टिव पेप्सिनोजन जब HCl से मिलता है तो वो पेप्सिन का निर्माण करता है और एक्टिव हो जाता है। यहाँ से 50% प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में। साथ ही साथ यहाँ से एक और इनएक्टिव एंजाइम निकलती है। कौन सी? प्रोरेनिन। कौन सी? प्रोरेनिन। ये भी इनएक्टिव होती है और जब ये HCl से मिलती है तो रेनिन बन जाती है। ये बच्चों में देखने को मिलती है। किसमें? चाइल्ड में। चाइल्ड में ये इन जो रेनिन है ये मिल्क का पाचन करती है। किसका पाचन करती है? मिल्क का पाचन करती है। लेकिन वही बात करें, अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये प्रोरेनिन केवल बच्चों में ही पाया जाता है? तो नहीं, ये हम ह्यूमंस में भी पाया जाता है, एडल्ट्स में भी पाया जाता है। यही प्रोरेनिन HCl के साथ मिलकर रेनिन बनाती है और बच्चों में, इनफैक्ट्स में, चाइल्ड में कैजिन का पाचन करती है। जब वो दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, तो उनमें पाए जाने वाले कैजिन प्रोटीन का पाचन करती है। और एडल्ट्स में इसी कैजिन को ये कैल्शियम पैराक्सिनेट में बदल देती है। कैल्शियम पैराक्सिनेट के आयन के रूप में तोड़ देती है, उसके बाद ये सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं कैल्शियम पैराक्सिनेट आयंस। ठीक है। रेनिन मिल्क बच्चों में क्या करती है? कैजिन का ऑब्जॉर्प्शन करती है, कैजिन का पाचन करती है। और एडल्ट में क्या करती है? कैजिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराऑक्सीनेट में बदल देती है, कैल्शियम पैराऑक्सीनेट के आयन में बदल देती है। और कैल्शियम पैराऑक्सीनेट आयन जो होता है वो सेल्स के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी कि रेनिन जो होता है वो मिल्क के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। अब हम देखते हैं दूसरी सेल। दूसरी सेल कौन सी है? ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल जो है इसी से HCl का सिक्रेशन होता है। HCl मैंने आपको बताया ये हाईली एसिडिक होते हैं। कितने होते हैं? 1.5 से लेकर 2.5 इसका pH होता है। इसका pH कितना होता है? 1.5 से लेकर 2.5 तक होता है। ये हाईली एसिडिक होते हैं। आपको पता है pH स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक होता है और 7 पे ये न्यूट्रल होता है। अगर इधर जाएंगे तो आपको एसिडिक मिलेगा, इधर जाएंगे तो आपको बेस यानी कि एल्कलाइन मिलेगा। 0 के जो जितना करीब होता है वो उतना ही एसिडिक होता है। 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो क्षारीय में परिवर्तित होता जाएगा। कमजोर एसिड यहाँ तक हो जाता है, इसके बाद ये क्षारीय में परिवर्तित हो जाता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो 1.5 0 के पास है तो ये हाईली एसिडिक होता है। ठीक। ये HCl क्या करता है? इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने का कार्य करता है। ठीक है। और ये बॉडी वाले पार्ट में पाया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद तीसरा जो सेल है वो है म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल ये क्या करता है? ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है। म्यूकस क्या कार्य करता है? तो हम म्यूकस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। म्यूकस जो होता है ना, ये म्यूकस नेक सेल जब म्यूकस का सिक्रेशन करता है तो वो अमाशय के चारों तरफ ऐसे ऐसे किनारे किनारे फैल जाता है और अमाशय को चिपचिपा बना देता है। अमाशय को चिपचिपा बनाने का कार्य म्यूकस करता है। पता है, जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद ही हम जो है पानी पी लेते हैं तुरंत, तो ये म्यूकस होता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को अंदर आने में मदद करता है। पानी के द्वारा ये यहाँ से फिसल कर यहाँ आ जाता है और यहाँ सब म्यूकस जो है वो ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ म्यूकस ख़त्म होने का एक और रीज़न है, जब लोग ज़्यादा व्रत रखते हैं या फिर हाई ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनकी ये म्यूकस जो होती है, जो म्यूकस लेयर जो म्यूकस ग्लैंड से सिक्रेट होकर म्यूकस लेयर बनी रहती है, ये म्यूकस लेयर
खत्म हो जाती है और पेट में अल्सर बनने का कार्य करती है। अल्सर क्या होता है? पेट में छोटे छोटे छाले बनना, पेट में छिद्र होना, अल्सर होता है। यही अल्सर आगे जाके गैस्ट्रिक कैंसर का रूप ले लेता है। यही अल्सर जो है, अगर ध्यान नहीं दिया गया, फिर भी लगातार व्रत करा गया या फिर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग किया गया, तो ये आगे जाके गैस्ट्रिक कैंसर बढ़ जाता है। और गैस्ट्रिक कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं है, उसके बाद तो फिर आदमी का मरना तय ही है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा व्रत या फिर ज़्यादा आपको ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये म्यूकस लेयर ख़त्म हो जाती है और गैस मतलब ये जो हमारा स्टमक है, इसमें छाले बन जाते हैं, जिसे अल्सर कहा जाता है। यही अल्सर आगे जाके गैस्ट्रिक कैंसर का रूप ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट सेल है हमारा आपका जी सेल या फिर अर्जेंटॉफिन सेल। जी सेल को ही अर्जेंटॉफिन सेल के नाम से जाना जाता है। जी सेल क्या होता है? जी सेल या फिर अर्जेंटॉफिन सेल, इसका कार्य क्या है? तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। क्या करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन्स क्या करता है? तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने के लिए। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स का क्या काम है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक? हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारा स्टमक है। स्टमक हमारा जे शेप का होता है। किस शेप का होता है? जे शेप का होता है। मस्कुलर बैग है, यानी कि ये केवल मांसपेशियों से मिलकर बना है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, बोन्स नहीं पाया जाता। ये एक मस्कुलर बैग है और इसका आकृति कैसा है? जे शेप है। अब इसका लोकेशन देख लेते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ है? तो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है उसके लेफ्ट साइड में पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के। ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ स्टमक। हम लोगों ने क्या देखा था अभी? स्टमक के वॉल्स पर जो सबसे बाहरी होता है, इस पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक एंजाइम निकलता है। ठीक, जो भोजन को पाचन करने में मदद करता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक लैपेज और पेप्सिन से मिलकर बना होता है। गैस्ट्रिक लैपेज और पेप्सिन से मिलकर बना होता है। जो गैस्ट्रिक लैपेज क्या करते हैं? फैट का डाइजेशन करते हैं और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। गैस्ट्रिक लैपेज फैट का डाइजेशन और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ये समझ में आया? अब हम लोग देख रहे हैं ये जो हमारे स्टमक का ये वाला हिस्सा, ये अंदर को धंसा क्यों है? तो यहाँ पे हर्ड पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे अंदर को धंसा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गैस्ट्रिक ग्लैंड 4 प्रकार के होते हैं। पेप्टिक या चीफ सेल या जाइमोजन सेल भी इसे कहा जाता है। यहाँ से 2 इनएक्टिव एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन में जब HCl मिलता है, जो आपका बॉडी वाले भाग से निकला है, जो पेप्टिक सेल से निकला हुआ है, ये HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो 50% प्रोटीन के डाइजेशन में मदद होता है, और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, जो कैसीन का पाचन करता है बच्चों में, और बड़ों में कैल्शियम पैरा ऑक्सीनेट आयन के रूप में कैसीन को तोड़ देता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा? फिर हम लोगों ने देखा ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल, जहाँ से HCl का सिक्रेशन होता है। HCl हाईली एसिडिक होता है, इसका pH 1.5 से 2.5 तक होता है। ये इनएक्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करता है, एक्टिव एंजाइम HCl का सिक्रेशन करता है। फिर हम लोगों ने देखा म्यूकस नेक सेल, जहाँ से म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जो म्यूकस लेयर बनाती है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है। फिर हम लोगों ने देखा जी सेल, जिसे अर्जेंटॉफिन सेल भी कहा जाता है। जी सेल, अर्जेंटॉफिन सेल, ये गैस्ट्रिन हार्मोन्स का सिक्रेट करता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। अब आप सोचते होंगे यहाँ पे क्या लिखा है? तो यहाँ पे वही लिखा जो हमने आपको बताया था कि स्टमक के आउटर पार्ट में 4 लेयर पाए जाते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, जहाँ से मस्कुलरिस और सब मस्कुलरिस से आपको 2 तंत्रिका जाल देखने को मिले थे। कौन कौन से? सब मस्कुलरिस से आपको ऑरिबैक फ्लेक्सस और मस्कुलरिस से म्यूकोजलिस से आपको ऑरिवैक्स फ्लेक्सस और सब मस्कोसा से आपको मैसनर फ्लेक्सस देखने को मिले थे, जो भोजन को क्रमानुकंचन गति करने में सहायता करते थे। अब बोलस जो है, जब बोलस भोजन लार ग्रंथियों से मिला तो बोलस का रूप ले लिया। अब यही बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस एसिडिक काइन का निर्माण कर लेते हैं। अब बोलस नहीं रहा, पहले ये भोजन था,
फूड आगे जाके बोलस बना। यही बोलस जब गैस्ट्रिक जूस से मिल जाता है, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हुआ, गैस्ट्रिक जूस से मिल जाता है, तो ये एसिडिक काइम का निर्माण कर लेता है। यहाँ से अब आगे जो इंटेस्टाइन में जाएगा वो बोलस नहीं जाएगा, अब आगे काइम जाएगा, एसिडिक काइम जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एसिडिक होता है। अब यहाँ से इसको बेस बनाने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए लीवर से कुछ हार्मोन्स आएंगे, कुछ एंजाइम्स आएंगे जो एसिड को न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि ये अगर एसिडिक फॉर्म में ही हमारे इंटेस्टाइन में गया तो ये हमारे इंटेस्टाइन को जला देगा, ख़त्म कर देगा, उसकी दीवारों को नष्ट कर देगा। इसलिए यहाँ से अब इसको जो है न्यूट्रल करने के लिए आपके लीवर से, हमारे लीवर से कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स आएंगे और इसके एसिडिक जो ये एसिडिक है इसको न्यूट्रल कर देंगे, जिससे हमारे इंटेस्टाइन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, छोटी आंत में कोई भी नहीं प्रभाव पड़ेगा। आगे हम इसी तरह के डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे कि लीवर से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है और कैसे भोजन आगे बढ़ता है। यहाँ तक की वीडियो में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। साथ ही हमें अपना उचित राय भी बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो भी आप बताइए, क्योंकि आपका जो राय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सुनते हुए जाइए। अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इसी चैनल पे बिहार स्पेशल, साथ ही साथ आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे थ्योरी क्लास तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आपको एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाया गया है। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको मिल जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।